गिवन है that V is a finite dimensional linear product space and W is a subspace of V. Suppose that T is an orthogonal projection on W, यानी कि V को हमने लिखा है W डायग्राम, W its orthogonal complement. V के पास finite dimensional vector space given है, W is a subspace of V and we have assumed that it is an n dimensional vector space. तो इसके पास basis exist करेगी V1, V2 up to Vn. So this is a basis, is an orthonormal basis for V such that this is an orthonormal basis of W. ये आपको गिवन है कि बीटा जो है इसकी ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है और W की जो बेसिस है वो है आपके पास V1 V2 अप टू Vk+1 Vk तक है कि V इज एन इनर प्रोडक्ट स्पेस गिवन है n डायमेंशनल वेक्टर मैंने मान लिया डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस V इज एन W इज ए सबस्पेस ऑफ V मैंने इसकी बेसिस मैंने अज्यूम कर लेता हूँ W के लिए बीटा W फॉर एग्जांपल V1 V2 up to Vk then we can extend to form a basis of V तो हम बेसिस बना लेते हैं इसको एक्सटेंड करने के बाद V1 V2 up to Vk+1 up to Vn एक्सटेंड करने के बाद दिस इज अ बेसिस ऑफ दिस वेक्टर स्पेस V अब T जो है आपका वो है ये हमने एक थ्योरम भी की थी कि ये अगर बेसिस है ये बेसिस है W की तो जो आपके एलिमेंट बचते हैं नेक्स्ट एलिमेंट वो स्पेन करेगा W के ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट को वो उसकी बेसिस बन जाती है तो V कैन बी रिटन एज W डायरेक्ट W का ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट ये इसकी बेसिस है तो जो नेक्स्ट एलिमेंट बचते हैं वो आपका स्पेन करेगा W के ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट को और हमने क्या लिया है T जो है वो हमने डिफाइन किया है ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑन W कोई भी एलिमेंट आपका V से लेके V पे सच दैट T ऑफ एनी एलिमेंट X कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ x1 plus x2 दैट इज x y तो ये आपका ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन है तो अगर मान लिए मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन विद रिस्पेक्ट टू बीटा तो मैट्रिक्स बीटा के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो निकालने के लिए मैं पहले निकालता हूँ W के एलिमेंट पे जो हमारे पास था बेसिस ये जो बेसिस है ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फॉर W तो T ऑफ V1 T1 ऑफ V1 कितना आएगा क्योंकि ये जो सारे सारे एलिमेंट है हमारे पास क्योंकि V को हमने लिखा है W डायग्राम W का ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट में तो T जो हमने डिफाइन किया था वो हमने डिफाइन किया था T ऑफ X इज x1 plus x2 और इसको हम लिख सकते हैं x1 की फॉर्म में तो T ऑफ V1 क्योंकि V1 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं V1 कैन बी रिटन एज V1 प्लस 0 और ये आपका जो बेसिस है किसका है बेसिस W के लिए है तो दिस इज एन बेसिस फॉर W तो ये आपका V1 इज एन मेंबर ऑफ W प्लस 0 ये आपका मेंबर है W का ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट का तो T ऑफ V1 ये आपका आएगा V1 सिमिलरली T ऑफ V2 ये भी आपका V2 रहेगा T ऑफ Vk तक आपका यही रहेगा उसके बाद जो एलिमेंट होंगे इसको हम लिख सकते हैं वन टाइम ऑफ V1 बाकी आपके सारे एलिमेंट जीरो हो जाएंगे n तक इसको हम लिखेंगे 0.V1 प्लस 1.V2 प्लस प्लस 0.Vn ये आपका लास्ट एलिमेंट हो जाएगा 0.V1 प्लस 0.V2 प्लस प्लस 1.Vk प्लस प्लस 0.Vn अब ये आप मैट्रिक्स हम निकालेंगे Vk तक हमने ये निकाल दिया Vk+1 अब ये Vk+1 जो एलिमेंट है आपका W के ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट का मेंबर है तो इट विल बी 0 सिमिलरली Vn तक ये आपका 0 आएगा और तो मैट्रिक्स हम डिफाइन करते हैं सो मैट्रिक्स विल बी T ऑफ V1 अप टू T ऑफ Vk तो ये आपका आ जाएगा 1 1 1 ऐसे करके k तक आएगा 1 और बाकी क्योंकि एलिमेंट 0 है तो इट विल बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर k और यहाँ पे जो होगा जीरो मैट्रिक्स मिलेगी और यहाँ पे तो ये है ही 0 हर एक एलिमेंट 0 है तो इसको हम पार्टीशन कर देंगे सेट को ये भी आपका जीरो मैट्रिक्स ये भी आपका जीरो मैट्रिक्स सो वी कैन राइट मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ T विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस बीटा इन दिस फॉर्म स्पेक्ट्रल थ्योरम में क्या है कि कोई भी T जो है आपके पास लीनियर ऑपरेटर ऑन ए फाइनाइट डायमेंशन इनर प्रोडक्ट स्पेस T इज ए लीनियर ऑपरेटर ऑन ए फाइनाइट डायमेंशन इनर प्रोडक्ट स्पेस V विद द डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू आपके पास λ1 λ2 लैम्डा के दी जाता है आइगन वैल्यू एंड फील्ड अगर आपका कॉम्प्लेक्स है तो हम अज्यूम करेंगे T जो है नॉर्मल है T इज नॉर्मल अगर फील्ड आपका रियल है देन वी अज्यूम दैट T इज सेल्फ एडजॉइंट T is self adjoint and we are going to assume that Wi are the eigenspaces of T corresponding to the eigenvalues lambda I ये डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू इसके कोरस्पॉन्डिंग हमने किया था चैप्टर 5 में ये लैम्डा 1 के कोरस्पॉन्डिंग हम आइगन स्पेस निकालेंगे ई लैम्डा 1 इसके कोरस्पॉन्डिंग हम आइगन स्पेस निकालेंगे ई लैम्डा 2 एंड ई लैम्डा के तो नाम दे दिया मैंने W1 इसको नाम दे दिया मैंने W2 एंड इसको नाम दे दिया मैंने W3 आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग हम आइगन स्पेस डिफाइन करते थे ई लैम्डा
उसमें क्या होता था, वे सारे सारे वेक्टर होते थे, वी बिलोंग टू द वेक्टर स्पेस वी सच दैट टी ऑफ वी इज इक्वल टू लैम्डा वी स्पेस होता है। इसमें क्या होता है, आइगन वेक्टर्स यूनियन जीरो। तो ये लैम्डा वन के कोरस्पॉन्डिंग हम निकालते हैं आइगन स्पेस ई लैम्डा वन ई लैम्डा टू अप टू ई लैम्डा के, उनको हमने मान लिया डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू अप टू डब्ल्यू के। इज ए लीनियर ऑपरेटर फ्रॉम द वेक्टर स्पेस वी से लेके वी, वेयर वी इज ए फाइनाइट डायमेंशन इन अ प्रोडक्ट स्पेस lambda 1 lambda 2 up to lambda k, these are the eigen values, these are the distinct eigen values and इनके corresponding जो है हमने अज्यूम कर लिया आइगन स्पेस ई लैम्डा 1, इसके corresponding ई लैम्डा 2, इसके corresponding ई लैम्डा k, तो मैंने मान लिया w1, तो मैंने मान लिया w2 and wk, so these are the subspaces and it is also given अगर आपका field है complex then t is normal, if field is real number then it is self adjoint, t is self adjoint, इतना गिवन है अभी। then the following conditions hold। सबसे पहला प्रॉपर्टी है कि v को मैं लिख सकता हूँ डायरेक्ट सम ऑफ wi, i की वैल्यू 1 से लेकर k तक, यानी कि w1 डायरेक्ट सम w2 अप टू शॉन, इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। क्यों लिखेंगे, दो प्रॉपर्टी हमने सेक्शन 6.4 में की थी, 3 में 16 एंड 17 थ्योरम थी। थ्योरम क्या आती है कि टी जो है अगर वेक्टर स्पेस है वी से लेके वी पे, बी एक लीनियर ऑपरेटर है, ये लीनियर ऑपरेटर ऑन ए कॉम्प्लेक्स इनर प्रोडक्ट स्पेस, देन टी इज नॉर्मल, टी जो होता है वो नॉर्मल होता है, टी इज नॉर्मल इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट एन ऑर्थो नॉर्मल बेसिस, देयर इज नो ऑर्थो नॉर्मल बेसिस फॉर वी consisting of आइगन वेक्टर्स ऑफ टी। एंड 17 में जो है वो है ये कॉम्प्लेक्स के लिए था, वो रियल के लिए जो है एक लीनियर ऑपरेटर वी टू वी on a finite dimension real in a product space, then T is self-adjoint. T is self-adjoint if and only if there exists no orthonormal basis. T self-adjoint होता है if and only if there exists no orthonormal basis consisting of eigenvectors of T. Same. कॉम्प्लेक्स होता है तो यहाँ पे नॉर्मल, और रियल होता है तो यहाँ पे आपका सेल्फ एडजॉइंट आता है। तो जैसे हाँ, अगर फील्ड हमारा कॉम्प्लेक्स है देन वी नो बाय दिस थ्योरम ऑर्थोनॉर्मल बेसिस एग्जिस्ट करेगी कंसिस्टिंग ऑफ आइगन वेक्टर ऑफ टी। और डायगोनल दिस इंप्लाइज डायगोनलाइजेबिलिटी की जो डेफिनेशन थी चैप्टर जब आपका 5 स्टार्ट हुआ था, अगर एक बेसिस एग्जिस्ट करती है कंसिस्टिंग ऑफ आइगन वेक्टर्स ऑफ टी, देन वो क्या होता है, देन टी इज डायगोनलाइजेबल। सिमिलरली यहाँ पे ऑर्थोनॉर्मल बेसिस एग्जिस्ट करती है कंसिस्टिंग ऑफ आइगन वेक्टर, इन बोथ केसेस टी इज डायगोनलाइजेबल। तो बाय थ्योरम 16 एंड 17 टी इज डायगोनलाइजेबल, और ये हमने लास्ट सेक्शन में किया था 5 पॉइंट चैप्टर 2 में लास्ट थ्योरम थी, उसमें क्या था कि उसको हम लिख सकते थे, थ्योरम थी हमारे पास कि एक लीनियर ऑपरेटर है टी इज ए लीनियर ऑपरेटर ऑन ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस इज डायगोनलाइजेबल if and only if V is the direct sum of eigenspace, V is the direct sum of eigenspace। ये लास्ट थ्योरम थी चैप्टर 5.2 में, सेक्शन 5.2। तो हमारे पास क्या है, टी डायगोनलाइजेबल गिवन है और फाइनाइट डायमेंशन इन प्रोडक्ट स्पेस हमारे पास है। तो ए लीनियर ऑपरेटर ऑन ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस इज डायगोनलाइजेबल इफ एंड ओनली इफ दिस इज द डायरेक्ट सम ऑफ आइगन स्पेस। सो इट इज w1 जो है आपका ई लैम्डा 1 है, ये आपका ई लैम्डा 2 आइगन स्पेस, देयरफॉर v इज द डायरेक्ट सम ऑफ w1 w2 अप टू wk। अब क्या करते हैं, wi को छोड़ के जितने भी आपके सब स्पेस हैं उनको मैं मान लेता हूँ wi डैश, और ये आपका हो जाएगा wi को छोड़ के जितने भी आपके सब स्पेस हैं उनका सम, उनका डायरेक्ट सम वो मैंने मान लिया wi डैश, और ये आपका है wi। तो v को हमने लिख दिया इस फॉर्म में। तो अब मेरे को शो करना है कि ये जो wi डैश है, wi डैश इस wi का ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट है। अज्यूम कर देते हैं x बिलोंगिंग टू wi, x मैंने एक एलिमेंट लिया wi का, एंड y एक एलिमेंट मैंने ले लिया wj का, j इज डिफरेंट फ्रॉम i। तो हमें पता है लैम्डा 1 लैम्डा 2 अप टू लैम्डा के ये हमारे पास आइगन वैल्यू थी, इनके कॉरस्पॉन्डिंग ई लैम्डा 1 ई लैम्डा 2 ये हमारे पास आइगन स्पेस थे ई लैम्डा के, और इनको हमने अज्यूम किया हुआ w1 w2 अप टू wk, ये हमने माना हुआ है।
एक एलिमेंट मैंने ले लिया x जो कि हमारा डब्ल्यू आई के अंदर, दिस इज एन एलिमेंट डब्ल्यू आई, और एक एलिमेंट मैंने ले लिया डब्ल्यू जे के अंदर, j इज डिफरेंट फ्रॉम i, यानी कि दो एलिमेंट है x एंड y, दोनों डिफरेंट सबस्पेस में है। और ये मैंने मान लिया लैम्डा आई के कोरस्पॉन्डिंग आइगन स्पेस था, और ये आपका लैम्डा जे के कोरस्पॉन्डिंग था, दोनों एक डिफरेंट है। तो हमने एक थ्योरम की थी कि डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर होते हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं, ऑर्थोगोनल होते हैं, दे आर ऑर्थोगोनल। तो ऑर्थोगोनल है तो देयर इनर प्रोडक्ट विल बी जीरो। तो x एंड y आर द आइगन वेक्टर कोरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा एंड लैम्डा j। हेंस बाय दिस थ्योरम ये वही कहती है कि डिस्टिंक्ट ये आइगन वैल्यू लैम्डा 1 के कोरस्पॉन्डिंग है, ये लैम्डा 2 के कोरस्पॉन्डिंग है, इनके कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर x है और इसके कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर है y है, तो ये आपस में ऑर्थोगोनल होते हैं। इनर प्रोडक्ट इनका जो होता है जीरो होता है, ये हमने थ्योरम की थी। तो इनका इनर प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, देयरफॉर द इनर प्रोडक्ट ऑफ x y इज जीरो। नाउ अब मैंने कोई भी एक एलिमेंट मैंने लेता हूँ यहाँ का, फॉर एग्जांपल कैपिटल एक्स मैंने ले लिया, x1 प्लस x2 प्लस प्लस xi माइनस वन प्लस xi प्लस वन एंड प्लस प्लस कहाँ तक जाएगा, xk तक जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ith वाला जो है सबस्पेस वो मिसिंग है। ठीक है, तो ith वाला सबस्पेस मिसिंग है, बाकी सारे हमारे पास है। तो x को हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में, देन इनर प्रोडक्ट ऑफ x विद y, क्योंकि और ये क्या है, इनर प्रोडक्ट ऑफ x विद y इज जीरो, और y जो एलिमेंट था आपका डब्ल्यू आई के कोरस्पॉन्डिंग है। तो कोई भी, और ये आपके जो एलिमेंट बच गए अब ये आइगन वेक्टर है कॉरस्पॉन्डिंग टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू, या तो जीरो होगा, जीरो है तो इनर प्रोडक्ट जीरो, अगर जीरो नहीं तो आपका आइगन वेक्टर है। हमें पता है कि इनर प्रोडक्ट ऑफ जीरो विद एक्स जीरो होता है, तो ये किसके मेंबर है, दिस इज अ मेंबर ऑफ W1। W1 में आइगन वेक्टर होगा या जीरो होगा, इसमें आइगन वेक्टर होगा W2 के कॉरस्पॉन्डिंग या फिर जीरो होता है। तो जीरो है तो इनर प्रोडक्ट जीरो, अगर नहीं है ये आपका आइगन वेक्टर है, और आइगन वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्थोगोनल होते हैं, देयरफॉर देयर इनर प्रोडक्ट विल बी जीरो। तो इनको हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, इनर प्रोडक्ट ऑफ x1 का y के साथ प्लस प्लस xk का yk के साथ, और ये सारे सारे ऑर्थोगोनल हैं, तो दैट विल बी जीरो। तो हमने क्या शो कर दिया कि इनर प्रोडक्ट ऑफ x जो है आपका इनर प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल X विद y इज जीरो फॉर एवरी एलिमेंट y बिलोंगिंग टू wi। तो ये जो एलिमेंट है और ये आपका मेंबर है, इसका ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट में कंटिन्यू हो जाएगा। सो दिस wi डैश इज कंटेन्ड इन wi का ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट। कोई भी एलिमेंट मैंने यहाँ पे लेता हूँ, और तो ये जो है इनके साथ wi के मेंबर के साथ इनर प्रोडक्ट आपका जीरो आएगा। तो दिस एम्प्लाइज wi डैश इज कंटेन्ड इन wi ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट। नाउ v को मैंने ऐसे लिखा हुआ है wi डैश बैक सम w की फॉर्म में। देन डायमेंशन थ्योरम आपको पता ही है, dimension of v will be equal to the dimension of this plus dimension of this. The dimension of v will be equal to the dimension of this plus dimension of wi. So dimension of wi dash will be equal to the dimension of v minus dimension of w. तो ये हमारे पास है this form का, dimension of wi dash will be equal to the dimension of v minus dimension of wi. Now एक हमने थ्योरम की थी, ये हमने कहाँ पे किया था, थ्योरम है 6.27c। उसमें क्या कहता है कि अगर आपके पास ऐसे एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है v1 v2 टू vk, ऑर्थोनॉर्मल सेट गिवन है इन एन n डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस, n डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस है आपका v। देन अगर आपके पास फर्स्ट पार्ट था इसका कि s जो है ये ऐसे एक सेट गिवन था ऑफ एन ऑर्थोनॉर्मल ऑफ n डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस, देन s को हम एक्सटेंड कर सकते हैं टू फॉर्म ए बेसिस ऑफ v। इसको मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ s को v s डैश में v1 v2 अप टू vk प्लस वन अप टू vn, इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं टू फॉर्म एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑफ v। देन सेकंड पार्ट था कि अगर आपके पास w जो है वो आपका स्पैनिंग सेट है s का यहाँ तक, तो जो ये जो आपका बचता है नेक्स्ट जो एलिमेंट बचते हैं वो ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट को स्पैन करता है। देन द सेट s1 जो कि आपका है vk प्लस वन अप टू vn, vk प्लस अप टू vn, दिस इज एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस होती है w के ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट की। और इसका सी पार्ट जो था वो था कि इफ w इज एनी सबस्पेस, w इज एनी सबस्पेस, w कोई भी सबस्पेस है, देन
dimension of V is equal to the dimension of W plus its orthogonal complement। तो अब हमारे पास WI जो है एक सबस्पेस है, therefore हम यहाँ ये अप्लाई करेंगे, WI is a subspace, therefore the dimension of V will be equal to the dimension of WI plus dimension of WI orthogonal complement। डायमेंशन ऑफ, यहाँ पे हम दोनों को कंपेयर करते हैं, तो डायमेंशन ऑफ WI डैश इज सेम एज डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ WI, और यहाँ से हम क्या बोलेंगे, डायमेंशन ऑफ WI का ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट इज सेम एज द डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ WI। तो दोनों को हम कंपेयर करते हैं, आपका जो राइट हैंड साइड है वो एग्जैक्टली सेम है, तो इसका मतलब इन दोनों का डायमेंशन जो वो सेम है, तो डायमेंशन ऑफ WI डैश इज सेम एज डायमेंशन ऑफ WI ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट। तो इन दोनों का डायमेंशन सेम हो गया, और आपको पता है कि W इज ए सबस्पेस ऑफ V, if W is a subspace of V then W is equal to V if and only if both have the same dimension, dimension of W is equal to dimension of V, तो दोनों का डायमेंशन सेम है, this implies they will be equal, so WI orthogonal complement is WI dash। तो ये आपका सेकंड पार्ट है, ये शो करना है कि TI into TJ of X is equal to lambda I comma j TI। तो इसका प्रूफ ये है कि क्योंकि TI जो है आपके पास ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑन WI, फॉर एग्जांपल T1 जो है B को मैंने लिखा है W1 प्लस W2 डायरेक्ट सम में है WK तक, तो कोई भी आपका एलिमेंट है X को हम लिखेंगे X1 प्लस X2 प्लस प्लस XK, देन T1 ऑफ X किस पे मैप करेगा, X1 पे, T2 ऑफ X कहाँ पे मैप करेगा, X2 पे, Tk of X that will map to Xk, X1 X2 and so on। तो Ti of X को हम लिख सकते हैं Ti of X, ये आपका W1 के ऊपर है, Ti WI के ऊपर है, तो हमने इसका रिस्ट्रिक्शन ले लिया WI पे, T का रिस्ट्रिक्शन हमने ले लिया, रिस्ट्रिक्शन ऑन WI जो है वो है Ti। तो वी कैन राइट T1 of X, T2 of X and Tk of X। So we can define Ti of X is Xi। So Ti of X is equal to Xi if Xi belonging to WI, which I की वैल्यू लाई करती है 1 2 3 up to K। Ti is orthogonal projection on WI, so we can define Ti of X is in this form, and hence this will be the satisfied। You can check yourself कि summation of Ti जो है आपके orthogonal projection on WI, Ti are the orthogonal projection, these are the orthogonal projection on WI, then मेरे को शो करना है कि T1 plus T2 plus plus Tk is equal to identity, ये हमें शो करना है, ठीक है। Since Ti is the orthogonal projection on WI, तो अभी हमने किया था कि orthogonal projection है by definition, T is called a orthogonal projection, अगर कोई projection given है then it is called orthogonal if range of T का orthogonal complement जो होता है null space of T होता है, and null space of T का orthogonal complement जो होता है range of T होता है, क्योंकि T orthogonal projection है therefore the null space of Ti is same as range of Ti इसका orthogonal complement, और range of Ti क्योंकि I के ऊपर है इसकी range होती है WI, so WI का orthogonal complement आपका बच जाएगा WI dash B part, क्योंकि WI को छोड़ के जो जितना भी समीशन बचा है वो आपका WI dash है। तो फॉर एनी एलिमेंट X in V I can write in this form because ये आपका डायरेक्ट सम के इक्वल है, एंड Ti of X is Xi, ये अभी हमने इसी पार्ट में चेक किया। देन कंसीडर करते हैं हम T1 प्लस T2 प्लस प्लस Tk मैं इवेलुएट करता हूँ X पे, तो ये आपका हो जाएगा T1 of X प्लस T2 of X प्लस प्लस Tk of X, एंड T1 of X इसके इक्वल है यहाँ पे T1 of X is X1, so X1 plus X2 plus plus Xk, so this is your X, therefore this is equal to X and we can define identity of X, therefore comparing this both sides we get T1 plus T2 plus plus Tk is equal to identity of X। अब ये लास्ट पार्ट है ई पार्ट में क्या कि एनी एलिमेंट X belonging to the vector space V, और हमें शो करना है, ये हमें शो करना है
टी इज इक्वल टू कोई भी आपका लीनियर ऑपरेटर है उन्हें फाइंड डायमेंशन इन प्रोडक्ट स्पेस आई कैन एक्सप्रेस एज ए टी वन लैम्डा वन टी वन प्लस लैम्डा टू टी टू प्लस प्लस लैम्डा के टी के where lambda 1 lambda 2 up to lambda k these are the distinct eigen values and t1 t2 up to tk ये आपको गिवन था यहाँ पे, ये आपको ऑपरेटर गिवन थे wi पे। wi जो है आपका ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन है ऑन wi, so we can express t as a finite sum of t1 t2 up to tk जो कि आपका डिफाइंड है w1 w2 up to wk पे डिफाइन किया है। तो कोई भी लीनियर ऑपरेटर ने फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस वी कैन एक्सप्रेस इन दिस वे। दिस इज द मेन प्रॉपर्टी ऑफ द स्पेक्ट्रल थ्योरम। तो प्रूफ कैसे करेंगे? लेट x बिलोंग टू v, x को हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में xi बिलोंग टू wi फॉर एवरी i की वैल्यू 1 2 3 up to k। देन t मैं अप्लाई करता हूं, t अप्लाइंग ऑन बोथ साइड बिकॉज़ t लीनियर है, सो वी कैन राइट सेपरेटली t of x1 plus t of x2। अब x1 x2 up to ये आपके मेंबर है, कहां के? wi के मेंबर है। यहाँ पे हमने अज्यूम किए हुए कि xi जो है वो आइगन वेक्टर है wi के कॉरस्पॉन्डिंग, तो लैम्डा 1 x1 लैम्डा 2 x2 up to लैम्डा के x के। तो x1 को हमने डिफाइन किया था सी पार्ट में t i of x इज इक्वल टू xi, तो xi को हम लिख सकते हैं t1 of x t2 of x tk of x। तो वी कैन राइट लैम्डा 1 t1 प्लस लैम्डा 2 t2 प्लस प्लस लैम्डा के tk और x हमने बाहर निकाल लिया t of x, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड दिस बिकॉज ये आपका होल्ड करता है फॉर एवरी वेक्टर x। ये हमने ये यूज किया है कि दो ऑपरेटर आपके पास t1 एंड t2, अगर वे बेसिस एलिमेंट पे अगर एग्री करते हैं या हर एक एलिमेंट पे एग्री करते हैं वेक्टर स्पेस के, तो वे आइडेंटिकल हो जाते हैं। तो वी हैव यूज, ये आपका इधर ऑपरेटर t और ये यहाँ पे ये आपके ऑपरेटर है, और ये जो है x के हर एक v के हर एक मेंबर पे एग्री करते हैं, दोनों की वैल्यू सेम है, तो दीज आर आइडेंटिकल। तो t will be equal to lambda 1 t1 plus lambda 2 up to lambda के t के। तो ये जो lambda 1 lambda 2 up to lambda के हैं, these are called the eigen values of t। इसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ t। एंड आइडेंटिटी को हमने डिफाइन किया t1 plus t2 plus plus tk is called the resolution of the identity operator। नेक्स्ट जो है t को हमने डिफाइन किया लैम्डा 1 t1 प्लस लैम्डा 2 t2 प्लस प्लस लैम्डा के t के। इन ई पार्ट में जो हमने डिफाइन किया है इज कॉल्ड द स्पेक्ट्रल डिकम्पोजिशन ऑफ t एंड इट इज यूनिक होती है, दिस इज यूनिक अप टू द ऑर्डर ऑफ इट्स आइगन वैल्यू। ठीक है, अगर दो फॉर्म है हमारे पास, यहाँ पे k एलिमेंट है, यहाँ पे l एलिमेंट है, तो ये आपके दोनों इक्वल होते हैं, l has to be equal to k and ti has to be equal to ti dash।